गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफिसर्स। हम चैप्टर 19 रीड कर रहे हैं अपना द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। डू यू नो का सेक्शन है बेटा। देखो, जो वर्ड है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, मतलब सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, एकता और देश की अखंडता, ये प्रेम्बल में 1976 में ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार, मतलब 42वें संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग इनको ऐड किया गया था। फीचर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। मेनली पहले हैं फेडरल फीचर्स, मतलब संघीय विशेषताएं। संघीय का मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि कंट्री में, देश में सरकार के एक लेवल से ज़्यादा लेवल हैं। भारत में गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं। स्टेट लेवल स्टेट्स में, और सेंटर में सेंट्रल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। पंचायती राज तीसरा लेवल है या थर्ड टायर है किसका, हमारी गवर्नमेंट का, जिसके बारे में आप ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ चुके हो। अब जो कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे देश में, जिसका ये मतलब है कि जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना होगा, उसको अब तैयार रहना होगा ताकि जो कैपिटल सिटी में बैठे हैं लोग, नई दिल्ली में, वो राज्यों में होने वाली प्रक्रियाओं में सीधे इन्वॉल्व ना हों, बल्कि थोड़ा उनका निरीक्षण कर लें बस, और उनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें वो बाधा ना डालें। और इसके बजाय ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो राज्यों में सरकार है वो अपने किसी विशेष एरिया के लिए अपने जो डिसीज़न है वो खुद ले सके, जबकि हर राज्य अपनी खुद की जो स्वतंत्र, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वशासन, अपना जो शासन है राज्य में वो अपनी आसानी से चला सकती है। और कुछ मुद्दों पर, सब्जेक्ट्स पर जो नेशनल कंसर्न है वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी वो मदद लेती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 जो पावर्स हैं, शक्तियाँ हैं, उनको 3 सूचियों में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ पे स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास अधिकार होते हैं, जबकि कुछ में जो राज्य सरकार के पास कानून बनाने के अधिकार होते हैं। जो 3 लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट संघ सूची, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। अब देखो, जो हमारी यूनियन लिस्ट है, संघ सूची जो है, उसमें रक्षा, विदेशी जो मामले हैं, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट, टेलीग्राफ, इनको शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ 99 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, जिनको इन लिस्ट में शामिल किया गया है। और केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन पर कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में उन कानूनों को शामिल किया जाता है, उन मुद्दों को, विषयों को शामिल किया जाता है जिनमें राज्य सरकार के पास भी थोड़े राइट्स होते हैं, खुद के राइट्स होते हैं कानून बनाने के, और ये संख्या में 66 हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, व्यापार वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, देश की राज्य के अंदर अंदरूनी व्यापार हम कह सकते हैं, और एग्रीकल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। इसके बाद है कंकरेंट लिस्ट। अब कई बार क्या होता है कि जो दोनों में आपस में राज्य कई बार क्या करते हैं कि जो सेंटर की पावर पे वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और उस मामले में विवाद को रोकने के लिए, गड़बड़ी को, एम्बिग्यूटी या फिर कन्फ्यूज़न को रोकने के लिए कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें दोनों के पास अधिकार होते हैं कानून बनाने की, और दोनों आपसी सहमति से कानून बनाते हैं, और इनमें 52 सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी स्पेसिफाई करता है कि हर लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, उसको पैसे मिलेंगे ताकि अपना काम अच्छे से कर सके। फेडरलिज्म या संघवाद के अकॉर्डिंग जो राज्य हैं वो केवल संघीय सरकार के ही एजेंट्स नहीं है, बल्कि संविधान में उनको अपनी शक्तियों के उनकी शक्तियाँ उनको संविधान के द्वारा दी गई हैं। भारत के जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उन पर वो कानूनों के द्वारा काम करते हैं, और ये नीतियाँ हर लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो बनाती हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर संसदीय सरकार, इसकी संख्या विशेषताएं क्या हैं। ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेदार या फिर उत्तरदायी सरकार भी कह सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि इसमें कैबिनेट होती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम मंत्रिमंडल कहेंगे, और ये कानूनन रूप से
विधान पालिका के प्रति जिम्मेदार होगा, जो भी ये नीतियां बनाती है और ये काम करती है। भारत में जो प्राइम मिनिस्टर है और दूसरे मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, उत्तरदेह हैं, उनको उत्तर देना होता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस दे सकता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से काम करता है। स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आएगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, क्योंकि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पलट जाएगी तो क्या होगी, मंत्री छोड़कर भाग जाएंगे उसके दल को। अगर प्रेसिडेंट है तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगा, ठीक है बेटा। स्टेट लेवल पर सेम, जो प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे सेंटर में होता है, वैसे चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे सेंटर में होता है और उसकी जो मंत्रिमंडल है वो उसको मदद करती है और विधानसभा को, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके प्रति ये उत्तरदेह होती है, उनको जवाब देना होता है, वो जो भी काम करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को पहला नागरिक कहा जाता है देश का। संवैधानिक कर्तव्यों के कारण उसके जो शक्तियां हैं बहुत ही कम है और ज़्यादातर शक्तियां किसके पास हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विग्रह किस तरह से सेपरेट किया गया है। संविधान के अनुसार हमारे जो गवर्नमेंट है उसके 3 अंग हैं, 3 मेन ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरह के कामों को संभालते हैं। लेजिस्लेचर विधान पालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। लेजिस्लेचर क्या करती है, इसमें हमारे चुने हुए जो भी प्रतिनिधि हैं उनको शो करती है, जबकि एग्जीक्यूटिव लोगों का एक समूह होता है जो रिप्रेजेंटेटिव या लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानूनों को इम्प्लीमेंट करती है या लागू करवाती है और साथ साथ सरकार चलाने में मदद करती है। जुडिशरी को हम कोर्ट्स को शामिल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे राज्य का कोई भी, सरकार का कोई भी अंग अगर अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करता है तो उन पर भी रोक लगाने के लिए हमारे संविधान में काफ़ी प्रोविजंस हैं। इसके अलावा हर जो ऑर्गन है वो राज्य के दूसरे जो ऑर्गन्स हैं या फिर काम करने वाले, जो भी काम करने वाले लोग हैं उन पर नियंत्रण बनाए रखता है और शक्ति का जो सेपरेशन हुआ है, पावर का जो सेपरेशन है उसका जो बैलेंस है, संतुलन है, वो इस तरह से बना रहता है। फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वैसे बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास, लेकिन जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था या संशोधन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग एक और राइट ऐड हो गया, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो लीगल राइट है जिसको हम कहेंगे संपत्ति का अधिकार। अब देखो, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हमारे संविधान की आत्मा या कॉन्साइंस माना जाता है। ये राइट्स हमारे देश के नागरिकों को सरकार की मनमर्जी से और शक्ति के पूर्ण अभ्यास से बचाती हैं, ठीक है, मतलब वो गलत यूज़ ना करें उनसे बचाती हैं। जो संविधान है इसलिए गारंटी लेता है कि जो लोग हैं वो राज्य सरकार से भी बचे रहेंगे और दूसरे लोग अगर उनके अधिकारों का हनन करते हैं तो उनसे भी बचने का उनके पास अधिकार है। जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स को 7 ग्रुप्स में बांटा गया है और 44वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक कानूनी अधिकार है, ना कि एक मौलिक अधिकार है। फिलहाल हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ तक पढ़ें, अपने डाउट सेशन में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।